हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। तो हमने फ्रांस की क्रांति को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लेके आए हैं रूस की क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक लेके आए हैं। इसको भी हम एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी भूमिका बांध लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में किया था। रूस की क्रांति मतलब हमने जो उसमें था, फ्रांस की क्रांति में एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाके पढ़ना था। लेकिन इसमें आप पूरा जो एनसीईआरटी है ना, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका जो है रूस की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पूरा एनसीईआरटी में से ही किया है, तो आपको मतलब डिटेल से मतलब पूरा एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। और जो भी मैं टॉपिक मतलब उसमें से छाँट छाँट के जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब लेके आई हूँ। तो आप इसको भी देख के चले जाएंगे तो मतलब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये करना ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो रूसी क्रांति क्या है? रूसी क्रांति मतलब एक समाजवाद का आना, रूसी क्रांति यही बोलते हैं। तो रूसी क्रांति के अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? समाजवाद पढ़ेंगे। रूसी क्रांति का कारण क्या था, जिसमें राजेशाही और ड्यूमा कैसे खत्म हुए। रूसी क्रांति जो 1905 की क्रांति थी और 1917 की क्रांति थी, वो अलग अलग पढ़ करके पढ़ेंगे। रूस का मानचित्र देखेंगे। लेनिन और स्टालिन के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे योगदान दिया रूस में की क्रांति में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब रशियन एम्पायर 1914 में रूस का शासक था। कौन था रूस का शासक 1914 में? 1914 में रूस का शासक कौन था? राजा जिसे जार बोलते थे या जार। अब TSAR भी लिख सकते हैं, CZAR भी लिख सकते हैं। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जार या जार। रूस का था, कौन था? निकोलस द्वितीय था। ठीक। और रानी को क्या बोलते थे? जारीना बोलते थे। अब इसको भी TSARINA या CZARINA करके बोल सकते हैं। तो निकोलस द्वितीय की रानी जो थी कौन थी? अलेक्जेंड्रा थी। ये कहाँ की थी? जर्मनी की थी। आगे बढ़ते हैं। अब इनका महल कहाँ था? विंड पैलेस में था महल। ठीक। अब जो रूस में इस टाइम के जो जो क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र रूस में आते थे, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक। कि पूरे रूस को मतलब पहले सोवियत संघ बोलते थे इसको, तो ये पूरा अब टूट गया है। तो इसमें ये सारे देश थे जो पूरा बन के एक रूस बनाता था। ठीक। जिसमें आता था फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया। ये जो सारे देश थे, ये सारे मिलकर रूस बनाते थे। बहुत बड़ा था रूस, लेकिन अब ये टूट टूट के अलग अलग देश बन चुका है। रूस क्या था? अब उस टाइम क्या था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। चर्च मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। ठीक। मतलब रूढ़ीवादी। आगे बढ़ते हैं। जो अब उस टाइम क्या होता था? जो कैथोलिक्स होते थे, रूढ़ीवादी होते थे, वर्सेस प्रोटेस्टेंट होता था, उदारवादी। और इसमें मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी शामिल होते थे। तो इन दोनों की लड़ाई थी, ये रूढ़ीवादी और उदारवादी की लड़ाई थी। ठीक। अब पहला चीज देखते हैं, क्या है? कृषि प्रधान देश था। रूस एक कृषि प्रधान देश था। 85% जनसंख्या कृषि पर ही बेस्ड थी। फिर भी फ्रांस पिछड़ा हुआ था। मतलब फिर भी ये फ्रांस से पिछड़ा हुआ था, है ना। फ्रांस में 40% ही सिर्फ कृषि होता था और जर्मनी में सिर्फ 50%। लेकिन यहाँ पे 85% जनसंख्या कृषि की थी, है ना। और उद्योग में जो था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये सब आते थे। वर्किंग आवर्स कितना रखते थे इनका? 9 से लेके 18 घंटे तक रखते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्कर्स का डिवीजन कर रखा था जेंडर के बेस पे। शहरी जीवन अपना लिया गया था, मतलब जिसने शहरी जीवन अपना लिया था वो एक वर्कर्स थे। विलेज की रूट से जुड़े हुए थे, वो एक वर्कर्स थे। जेंडर मेल और फीमेल्स, दो पार्ट में ये भी बांट दिया गया था, जिसमें मेल को ज़्यादा पैसे मिलते थे और फीमेल्स को क्या मिलते थे? कम पैसे मिलते थे। 31% कम मिलते थे मेल के मुकाबले। ठीक। और यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? स्ट्राइक लगा, मतलब हड़ताल हो गया। पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से 97 में, इसी की वजह से हड़ताल हो गया। ठीक। दूसरा हड़ताल कब हुआ? मेटल इंडस्ट्री में 1902 में हड़ताल हो गया। ठीक। अब
यहाँ जो कम्यून है जिसे मीर बोलते हैं, जो हिंदी में हम अपनी हिंदी भाषा देखें तो इसको जमींदार बोलते हैं। तो मीर और कम्यून क्या करते थे? पीजेंट पीरियोडिकली गेव देयर लैंड टू कम्यून या मीर। मतलब मजदूर अपनी जमीन समय समय पर मीर या कम्यून को दिया करते थे, जो मजदूर की पारिवारिक जरूरतों को देखते हुए फसल का बंटवारा करता था। मतलब जो किसान होते थे अपना किसान मतलब खेती किया, जो मजदूर थे खेती किया, और वो अपनी जमीन को क्या कर देते थे? कम्यून या मीर को दे देते थे। और वो भी कम्यून और मीर क्या करते थे? जिसकी जितनी आवश्यकता होती थी उस हिसाब से फसल को बांट देते थे, ये करते थे। आगे देखते हैं। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो इलीगल थी। 1914 से पहले इलीगल थी, सारी की सारी क्या थी? इलीगल थी। सभी गैर कानूनी पार्टियां थी 1914 से पहले। फिर इसमें एक पार्टी आती है जो है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में इसका गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोशल डेमोक्रेटिक्स वर्कर पार्टी 1898 में इसका गठन था, और 1914 से पहले ये बनी हुई थी पार्टी, इसे इलीगल ही बोलते हैं। ठीक, अब दूसरी पार्टी आती है सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी। 1900 में आई थी। कौन सी पार्टी? 1900 में आई थी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कुलीन वर्ग की जमीनों का कुछ हिस्सा किसानों को दे दिया करती थी। ठीक, और जो ये सोशल डेमोक्रेटिक्स वर्कर पार्टी है और रेवोल्यूशनरी पार्टी है, इन दोनों में लड़ाई होता था। ठीक, लेनिन आया, किसान पीजेंट्स आर नॉट यूनाइटेड। मतलब लेनिन ने क्या बोला इस चीज पे कि जो किसान के एकता में कमी आ रही है। लेनिन ने ये बोला कि किसान की एकता में कमी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर रूसी क्रांति का प्रभाव। अब रूसी क्रांति का प्रभाव कैसे पड़ा? समाजवाद आया, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी बनी। देखते हैं। यूरोप में समाजवादियों रूसी क्रांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं इसको। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद कैसे आया और रूसी क्रांति पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये दोनों हम चीजें पढ़ेंगे। तो कौन थे रूस में? समाजवाद में कौन थे? उदारवादी थे, रूढ़िवादी थे, रेडिकल थे, जो आमूल परिवर्तनवादी थे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उदारवादी क्या चाहते थे? अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी, पहला पॉइंट है राष्ट्र, सभी धर्मों को सम्मान और जगह मिले। पहला तो यह है, सभी धर्मों को सम्मान और जगह मिले, ये चाहते थे। दूसरा, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोध कर रहे थे। वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोध कर रहे थे। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए ये तत्पर थे। सरकार किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इनका कहना यह था कि सरकार किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। पांचवा है, प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए हैं। मतलब ये निर्वाचित सरकार के पक्ष में था, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला है, कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। इनका कहना था, उदारवादियों का कहना क्या था? कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। और एक सातवां पॉइंट है, लोकतंत्रवादी नहीं थे, ये लोकतंत्र नहीं चाहते थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उदारवादी क्या नहीं चाहते थे? लोकतंत्र नहीं चाहते थे। आठवां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मताधिकार के संपत्तिधारियों को मिले। ये क्या चाहते थे कि मताधिकार जो है सिर्फ संपत्तिधारियों को ही मिले। आगे देखते हैं। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार बता देती हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा लंबा हो गया था, तो इसलिए। तो देखिए, पहला है राष्ट्र, धर्मों का सम्मान हो। उदारवादी क्या चाहते थे? धर्मों का सम्मान हो। वंश, अनियंत्रित सत्ता ना हो, वंश में अनियंत्रित सत्ता ना हो। व्यक्ति की रक्षा हो, सरकार का हनन ना हो, निर्वाचित सरकार बने, कानून का शासन हो, लोकतंत्रवादी नहीं थे, और मताधिकार संपत्तिधारियों को मिले, ये चाहते थे। ठीक, उदारवादी का समझ आ गया, उदारवादी क्या चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। रेडिकल, आमूल परिवर्तनवादी। अब आमूल परिवर्तनवादी क्या चाहते थे? ये ऐसी सरकार जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन में हो। ऐसी सरकार चाहते थे जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन में हो। महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। मतलब महिलाओं का जो मताधिकार है, वोटिंग राइट्स है, उसका समर्थन करते थे। जमींदारों और उद्योगपतियों को मिले विशेषाधिकार के खिलाफ थे।
मतलब जो अधिकार जमींदारों को मिले थे और उद्योगपतियों को मिले थे उसके खिलाफ थे ये। वह निजी संपत्ति के विरोध में नहीं थे, मतलब जिसके पास निजी संपत्ति है उसके विरोध में तो नहीं थे, लेकिन परंतु कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण के विरोध में थे। लेकिन कुछ लोगों के हाथों में जो संपत्ति था उसके संकेंद्रण के विरोध में थे। ठीक, आगे देखते हैं। मैंने इसका भी शॉर्ट फॉर्म बनाया है, मतलब शॉर्ट में याद करने का तरीका इतने से में ही आपको याद हो जाएगा, 4 लाइन में बस। सरकार से क्या चाहते थे वो? आबादी के बहुमत का समर्थन करते थे, महिला मताधिकार के सहमति थे, जमींदारों उद्योगपतियों के अधिकार के खिलाफ थे, निजी संपत्ति के विरोध में नहीं थे, लेकिन संपत्ति के संकेंद्रण के विरोध में थे जो कुछ लोगों के हाथों में था। आगे देखते हैं। आगे है, अब भारत में जो जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे, इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखी है, भारत की खोज में किया है। ठीक, इसका जिक्र किया है कि वो समाजवादी थे। ठीक, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था नोट्स टाइप में, तो वो आप देख लीजिएगा। अब है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी लोग क्या चाहते थे? तो रूढ़िवादी लोग रेडिकल और आमूल परिवर्तनवादी थे, और ये लिबरल जो उदारवादी के खिलाफ थे। जो रूढ़िवादी थे, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी, और लिबरल उदारवादी के खिलाफ थे, इन दोनों के ही खिलाफ थे। इनका कहना था कि कुछ परिवर्तन तो जरूरी है, परंतु अतीत का सम्मान किया जाए और बदलाव की गति को धीमी कर दी जाए। 19वीं सेंचुरी की बात है ये। इन्होंने क्या बोला कि कुछ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परंतु जो है अतीत का सम्मान किया जाए और बदलाव की गति को धीमी कर दी जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूरोप में समाजवाद। अब पढ़ते हैं यूरोप में समाजवाद कैसे आया। तो समाजवादी क्या चाहते थे? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी क्या थे? निजी संपत्ति के विरोधी थे। संपत्तिधारी व्यक्ति को केवल अपने फायदे से मतलब होता है। समाजवाद क्या कहते थे कि संपत्तिधारी जो व्यक्ति है उसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है, संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। इनका कहना था कि जो संपत्ति है उस पर पूरे समाज का ही नियंत्रण होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक आदमी का। ठीक, तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। उद्योगपति ने कॉरपोरेटिव इंडस्ट्री आई, ये इंपॉर्टेंट है। कब आई? रॉबर्ट आउन आया, इंग्लैंड से आया। रॉबर्ट आउन कब आ रहा है? 1771 से 1858 तक रहा ये। इसने न्यू इंडियाना खोजा, अमेरिका में है जो न्यू इंडियाना खोजा, जिसने न्यू हार्मोनी या नया समन्वय किया। इससे क्या हुई? सामूहिक खेती में इंक्रीमेंट हुई, है ना। लुई ब्लांक कहाँ से आ रहा है? फ्रांस से आ रहा है, जो एक व्यापारी है। इसने भी सामूहिक उद्योग को बढ़ावा दिया, कॉरपोरेटिव उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया, जिससे क्या आ रहा है? समाजवाद आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या है? हैव्स एंड हैव्स नॉट पे आधारित हैं। इन्होंने क्या दिया है? मटेरियल डायलेक्टिसिज्म दिया है। हैव्स और हैव्स नॉट पे आधारित है, मटेरियल डायलेक्टिसिज्म दिया है। अब ये देखो क्या है, पूंजीवादी थे। इनके गुरु कौन थे? हैगल। अब पूंजीवादी लोग क्या करते हैं? मुनाफा, मजदूर, क्रांति, समाजवादी, यही सब आता है। तो हैगल इसके कार्ल मार्क्स के गुरु हैं। अब हैगल ने क्या दिया था? डायलेक्टिसिज्म दिया था, द्वंद्ववाद। तो कार्ल मार्क्स ने क्या दिया? मटेरियल डायलेक्टिसिज्म दे दिया, है ना, मटेरियल द्वंद्ववाद दे दिया। कार्ल मार्क्स की किताब भी है, डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इंपॉर्टेंट बुक है ये, आप याद रखिएगा। अब भारत में हम संघवाद, फेडरलिज्म बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? पावर का विभाजन होता है, केंद्र, राज्य और पंचायत होता है। लेकिन रूस में क्या है? क्वासी फेडरल है, मतलब अर्ध संघवाद है। ठीक, तो ये है। आगे मार्क्स ने सॉल्यूशन दिया। अब मार्क्स ने क्या सॉल्यूशन दिया? निजी संपत्ति को खत्म करने का सॉल्यूशन दिया। मार्क्स ने क्या कहा? निजी संपत्ति को खत्म करा जाए और मजदूरों को सामूहिक उद्यमी के साथ जुड़ना होगा, कैपिटलिज्म को हटाया जाए, उसके बाद ही मजदूरों को हालात में सुधार आएगा। अब इन्होंने क्या बोला कि मजदूरों के सामूहिक उद्यम के साथ जुड़ना होगा, जो सामूहिक उद्यम करें उनके साथ मजदूरों को जुड़ना पड़ेगा और कैपिटलिज्म को हटाया जाए, उसके बाद ही मजदूरों के हालात में सुधार आएगा। इन्होंने ये बोला। आगे देखते हैं। अब समाजवाद के लिए समर्थन द्वितीय इंटरनेशनल किया गया। पहले ये चीज क्या है? समाजवाद के लिए समर्थन द्वितीय इंटरनेशनल का गठन किया गया, जिसमें समाजवादी एक आता है, SPD एक पार्टी बनती है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है इसका? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है। ठीक, जैसे 1905 में ब्रिटेन में लेबर हिस्ट्री हुआ था ट्रेड यूनियन को लेके,
तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझ लीजिए। और फ्रांस में कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1905 की फरवरी क्रांति। 1905 की क्रांति को हम क्रांति भी बोलते हैं, जार, राजा या जार भी बोल सकते हैं। निकोलस द्वितीय था, निरंकुश शासन था, ऑटोक्रेसी था, से टेम्पररी गवर्नमेंट बन गई। ऑटोक्रेसी था, इससे क्या हुई? टेम्पररी। अभी क्या हुआ? 1905 की क्रांति में क्या हुआ? राजा को हटा दिया गया, और राजा को हटाने के बाद टेम्पररी गवर्नमेंट बन जाती है, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक्स जो डिमांड करते हैं संविधान का। रशियन जनसंख्या मुस्लिम थी, जदीदियों का सपोर्ट करती थी। ठीक। दूसरा है वेतन गिरने लगे 1904 में, 20% की गिरावट आ गई। 1904 की जो असेंबली है ऑफ रशियन वर्कर्स, व्यूतिलोव आयरन वर्कर्स के नाम से जानी जाती है, 4 सदस्यों को तो खूनी रविवार, इसको क्या बोलते हैं? खूनी रविवार भी बोलते हैं। 1905 को ब्लडी संडे, फादर गोपेन ने इसका नाम दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है 1917 की क्रांति। अब 1917 की क्रांति कैसे आ रही है? इसको अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं, और इसके जो है टेम्पररी जो गवर्नमेंट है उनको हटा के किसको बिठाया जा रहा है, ये देखते हैं। तो टेम्पररी गवर्नमेंट है, निर्वाचित संसद वाले लोकतांत्रिक गणराज्य का शासन होगा। इन्होंने टेम्पररी गवर्नमेंट ने क्या बोला? निर्वाचित संसद वाले लोकतांत्रिक गणराज्य का शासन होगा। परंतु ड्यूमा खुद संघर्ष कर रही है। ड्यूमा ने प्रिंस जॉर्ज लोवेस को प्रधानमंत्री बना दिया, जो टेम्पररी गवर्नमेंट है। किसको? जॉर्ज लावोव को टेम्पररी गवर्नमेंट बना दिया है। और उदारवादी समाजवादी क्या कर रहे हैं? अलेक्जेंडर केरेनेस्की ने जुलाई में जॉर्ज लावोव की जगह ली, लेकिन नई सरकार नहीं ला पाया। मतलब कि प्रधानमंत्री पहले कौन था? जॉर्ज लावोव। अब उदारवादी जो समाजवादी था अलेक्जेंडर केरेनेस्की, इसने जुलाई में क्या किया? जॉर्ज लावोव की जगह ले ली, लेकिन नई पार्टी नहीं बना पाया, उसकी जगह ले ली। मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट ही है अभी। इसलिए 25 अक्टूबर 1917 की रात को दूसरी क्रांति होती है। ठीक है, केरेनेस्की को हटाकर बोल्शेविक सत्ता में आना चाहते हैं। अब केरेनेस्की को हटाकर बोल्शेविक एक पार्टी है जो सत्ता में आना चाहती है। ठीक, तो अब इस अक्टूबर क्रांति के कारण क्या क्या थे? मतलब वो आना चाहती है तो इसके कारण क्या थे वो देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कई प्रमुख लड़ाइयों में हार के बावजूद सरकार को रखने का फैसला गलत है। तो मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और उसमें हारती गई रूस, फिर भी सरकार टिकी हुई है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा पॉइंट है, टेम्पररी गवर्नमेंट ने एक संविधान सभा संसद कराने में देरी की। सरकार ने कहा कि युद्ध के बीच चुनाव कराना संभव नहीं होगा। किसने बोला? कि मतलब इन्होंने एक वादा टेम्पररी गवर्नमेंट ने कि हम एक चुनाव कराएंगे, लेकिन युद्ध के बीच ये संभव नहीं हो पाया। इसकी वजह से भी ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे जमीन लेकर किसानों को दे देंगे। जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे जमीन लेके किसानों को दे देंगे, इन्होंने ये भी नहीं किया। ठीक, किसानों ने जमींदारों से जमीन छीननी शुरू कर दी। अब इन्होंने क्या बोला कि बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेके हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, तो किसानों ने क्या किया? जमीन छीननी शुरू कर दी। बोल्शेविक ने इसका इस्तेमाल करके जनता को अपने पक्ष में लाने लग गए। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया? सोवियत पेट्रोग्राद, जो सैनिक और मजदूर के प्रतिनिधित्व थे, जो सैनिक भी थे और मजदूर भी थे, इसके प्रतिनिधित्व सरकार के अधिकार को कम कर दिया। पेट्रोग्राद ने जो सोवियत है इसने सरकार के अधिकार को कम कर दिया। अप्रैल 1917 में लेनिन आता है। अप्रैल 1917 में लेनिन आता है कहाँ से? जर्मन मदद से स्विट्जरलैंड से निर्वासन से लौटने पर लेनिन ने अब क्या? अप्रैल थीसिस की मांग की। लेनिन क्या करता है? अप्रैल थीसिस की मांग करता है। उसमें क्या क्या पूछा है इसने वो देखते हैं। पहली चीज बोली है इसने, बोल्शेविक टेम्पररी गवर्नमेंट समर्थन को बंद कर दे। जो बोल्शेविक है टेम्पररी गवर्नमेंट के समर्थन को बंद कर दे, पहली चीज बोली। आग्रह किया कि सत्ता सोवियत के हाथों में आ जानी चाहिए। इसने कहा कि जो सत्ता है सोवियत के हाथों में आ जानी चाहिए और रूस को विश्व युद्ध से हटा दिया जाना चाहिए। ये 3 मांगे की। इसी 3 मांग को हम क्या बोलते हैं? अप्रैल थीसिस बोलते हैं, जो अप्रैल 1917 में हुई। किसने किया? लेनिन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, सेना के कमांडर इन चीफ कॉर्निवॉलस ये थे। जो सेना के कमांडर थे जनरल इन चीफ
जनरल कॉर्नवालिस थे। बोल्शेविक को देशद्रोही कहा, पेट्रोग्राद सेना भेजने का फैसला कर लिया। केरेंस्की ने कॉर्नवालिस की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और इससे बोल्शेविकों की लोकप्रियता और बढ़ गई। क्या हुआ देखिए, सेना के कमांडर इन चीफ जनरल कॉर्नवालिस जो है उसमें बोल्शेविकों को देशद्रोही कहा। बोल्शेविकों को क्या आपको बोल दिया? देशद्रोही बोल दिया। जर्नवालिस कॉर्नवालिस ने बोल्शेविकों को देशद्रोही, लेकिन पेट्रोग्राद के खिलाफ सेना भेजने का फैसला कर दिया। पेट्रोग्राद किसके खिलाफ? सेना के कमांडर जनरल कॉर्नवालिस के खिलाफ। केरेंस्की ने कॉर्नवालिस की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, जो टेम्पररी राजा था। उसने क्या किया कि कॉर्निलोव की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। इससे बोल्शेविकों की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई, है ना। बोल्शेविक कैसे आ रहे हैं सत्ता में, देखते जाइए। रूसी क्रांति का अब इसका महत्व क्या था? तो पहला महत्व ये है, पहली सफल साम्यवादी क्रांति थी। पहला इनका सफल क्या था? साम्यवादी क्रांति हुई, जिसमें मार्क्सवादी के विचारों की व्यावहारिक प्रभावशीलता को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच मिला। जल्द ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई साम्यवादी दल सक्रिय हो गए, मतलब एक्टिव हो गए। मतलब पहली सफलता क्या मिली? साम्यवादी क्रांति थी। मार्क्सवादियों के विचार और व्यवहारों को मतलब बहुत दुनिया में फैलने की जगह मिल गई और जल्द ही ये बहुत सारे हिस्सों में फैल गई और एक दल, मतलब कई साम्यवादी दल, मतलब बहुत सारे साम्यवादी दल उभरने लग गए। अब पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। ये टॉपिक आप बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। आगे देखते हैं। क्योंकि 1933 तक कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने साम्यवादी रूस को मान्यता नहीं दी थी। इससे साम्यवादी रूस की स्थापना के शुरुआती वर्षों में एक तीव्र गृह युद्ध की भी जन्म हो दिया। एक सबसे बड़ा गृह युद्ध भी हुआ। ये दोबारा पढ़ते हैं एक बारी। क्योंकि 1933 तक जो पश्चिमी यूरोपीय है देशों ने साम्यवादी रूस को मान्यता नहीं दी थी। इसने साम्यवादी रूस की स्थापना के शुरुआती वर्षों में एक तीव्र गृह युद्ध को भी जन्म दिया। साम्यवाद के भय ने हिटलर को अपने शुरुआती वर्षों में जर्मनी में सत्ता हासिल करने में भी मदद की। साम्यवाद के भय ने हिटलर को अपने शुरुआती वर्षों में, मतलब अब साम्यवाद का डर हो गया तो हिटलर ने क्या बोला कि मैं तो अब जर्मनी को क्या करूँगा कि मैं साम्यवाद जर्मनी में नहीं आने दूंगा, और जर्मनी का यहाँ पे मतलब हिटलर का धौंस जर्मनी में जमता गया। आगे देखते हैं। अब इन सब का परिणाम क्या हुआ ये देखते हैं। तो निरंकुशता का प्रभाव और अभिजात वर्ग तथा चर्च की शक्ति का विनाश रूसी क्रांति की पहली उपलब्धि थी। क्या थी? निरंकुशता का प्रभाव और अभिजात वर्ग तथा चर्च की शक्ति का विनाश रूसी क्रांति की पहली उपलब्धि थी। दूसरी उपलब्धि कब थी? जार साम्राज्य था। जार साम्राज्य से ये बन के क्या हो गया? सोवियत सामाजिक गणराज्य बन गया, जिसे हम USSR कहते हैं। चेंज हो गया, मतलब जार साम्राज्य से सोवियत समाजवादी गणराज्यों में चेंज हो गया, जिसे हम USSR कहते हैं, जिसे अब शॉर्ट फॉर्म में सोवियत संघ भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। उत्पादनों के साधनों में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उसको समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बनाने और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेजी से चल रही थी समाज में, उसके असमानता को दूर करने के लिए आर्थिक नियोजन। काम करने का अधिकार सभी के लिए अनिवार्य है। काम करने का अधिकार सभी के लिए अनिवार्य है, तो किसके लिए है ये देखते हैं। काम करने का अधिकार संवैधानिक है, सभी को रोजगार मिले, शिक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता था, मतलब शिक्षा सबसे ऊपर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ में सभी राष्ट्रीयताओं की समानता को 1924 और बाद में 1924 में बनाया गया, मान्यता मिल गई। ठीक, सोवियत संघ के और की समानता को 1924 और उसके बाद 1924 के बाद भी मान्यता मिल गई।
आगे देखते हैं। अब क्रांति के कुछ ही वर्षों के भीतर सोवियत संघ विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। मतलब अब क्रांति हो गई, उसके कुछ वर्ष बाद सोवियत संघ क्या हुआ, एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर गया। ठीक, तो ये थी रूस की क्रांति। अब लेनिन और स्टालिन का क्या योगदान था वो देख लेते हैं। तो लेनिन के प्रमुख नेता थे, दो ये थे। जो लेनिन था बोल्शेविक पार्टी का नेता था, तो लेनिन और स्टालिन रूसी क्रांति के प्रमुख नेता थे। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, जबकि स्टालिन उनके उत्तराधिकारी बन गए। अब लेनिन का पूरा नाम क्या है, व्लादिमीर इलिच लेनिन। 1870 से लेकर 1924 तक ये रहे। रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए जार शाही को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ की स्थापना की। वे मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर आधारित एनईपी नई आर्थिक नीति लागू करने वाले पहले नेता बने, लेनिन। ठीक है, अब स्टालिन के बारे में देखते हैं। जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन 1878 से लेकर 1953 तक रहे। सोवियत संघ के तानाशाह थे। ये कौन थे, तानाशाह थे। लेनिन की मृत्यु के बाद वे 1924 से लेकर 1953 तक शासन में रहे और पंचवर्षीय योजनाओं, सामूहिक खेती और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। उनकी नीतियों से लाखों मौतें हो गई। इनकी जो नीति बनाई इन्होंने, इनसे लाखों मौतें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी समानता क्या क्या थी, जो लेनिन और स्टालिन की थी, वो सिमिलैरिटी क्या क्या थी ये देखते हैं। दोनों क्या थे, कम्युनिस्ट विचारधारा थी। दोनों की क्या थी, कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। सोवियत सत्ता स्थापित करने वाले दोनों ये बने थे। पहले तो क्या थे, दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे, सोवियत सत्ता स्थापित करने वाले थे। दोनों ने विरोधियों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। दोनों ने विरोधियों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। आगे देखते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस क्या क्या थे, लेनिन और स्टालिन में डिफरेंस क्या थे। तो शासन शैली कैसी थी इनकी, शासन शैली अधिक लोकतांत्रिक चर्चा वाली थी। लेनिन की कैसी थी, अधिक लोकतांत्रिक चर्चा वाली थी, और स्टालिन की कैसी, केंद्रीकृत तानाशाही वाली थी। और वैश्विक दृष्टि, अब वैश्विक दृष्टि क्या थी, विश्व क्रांति पर जोर था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैश्विक दृष्टि। लेनिन का क्या था, विश्व क्रांति पर जोर था, सोवियत संघ को मजबूत करना, और स्टालिन का क्या था, सोवियत संघ को मजबूत करना था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और बता देती हूँ। वैश्विक दृष्टि कैसी थी, तो लेनिन की थी विश्व क्रांति पर जोर दिया था इन्होंने, और स्टालिन की थी सोवियत संघ को मजबूत बनाना था। हिंसा का दृष्टिकोण कैसा था, इनका साधन के रूप में था, और स्टालिन का कैसा था, व्यक्तिगत आनंद के लिए था। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं, या महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, वहीं से मैंने देख के लिखा है। तो ये याद करना, ये जो डेट्स वगैरह हैं ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं इसको बता देती हूँ। 1850 से लेके 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस हुई। 1850 से लेकर 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस हुई। 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक्स वर्कर पार्टी की स्थापना की गई। 1905 को खूनी रविवार कहते हैं, फरवरी क्रांति भी बोल सकते हैं, या 1905 की क्रांति बोल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है 1917 2 मार्च को जार द्वारा प्रत्याग, मतलब 2 मार्च को जार ने क्या किया, राजगद्दी त्याग दी। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह होता है, और यही 1917 की क्रांति बोलते हैं। 1918 से लेकर 1920 तक गृह युद्ध होता है, और 1919 से लेके 1919 को कॉमिंटन का गठन होता है, और 1939 में सामूहिकरण की शुरुआत की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। रूस की क्रांति हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को, आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखी है तो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और मैं अगर इसको आपको